सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कोशिश है कि महीने में उसके 3-4 एपिसोड आ जाएं। इसमें हम फ़िल्मों के बारे में बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको पसमादा दृष्टिकोण से, सबल्टन दृष्टिकोण से, ब्लैक दलित बहुजन दृष्टिकोण से फ़िल्मों को या वेब सीरीज़ों को समझा जाए। तो आज हम जो फिल्म और वेब सीरीज़ मतलब दोनों, वॉचमैन एक फ़िल्म आई थी जैक स्नाइडर की, और उसी फिल्म के बाद 2019 में एक वेब सीरीज़ आई, उसका नाम है वॉचमैन। तो आज हम उस वेब सीरीज़ पे बात करेंगे। 31 मई 1921 की बात है। ज़िला ग्रीनवुड के ओकलहोमा में स्थित टुल्सा के एक सिनेमा घर में एक बच्चा फिल्म देख रहा है। फिल्म का नायक एक नकाबपोश काला हीरो है जो गोरों की जान बचाता है। सभी उससे प्यार करते हैं। बच्चा उस हीरो को देखकर फिल्म का आनंद ले रहा है कि तभी उसका पिता, जो प्रथम विश्व युद्ध का एक सैनिक है, अपने हाथ बंदूक लिए सिनेमा घर में आता है और हमें पता चलता है कि जो सिनेमा बच्चा देख रहा है और वास्तविक दुनिया में एक अंतर है। सिनेमा में नकाबपोश ब्लैक हीरो है और सिनेमा के बाहर ब्लैक लोगों को मारा जा रहा है। लड़के का पिता अपनी बीवी की ओर इशारा करता है। वह उसे बच्चे को गोद में उठा लेता है। बच्चे का पिता अपनी बीवी से कहता है कि हमें निकलना होगा। सिनेमाघर के बाहर बहुत ही भयानक मंजर है। गोरे लोग अफ्रीकी मूल के काले लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, उनके घरों और दुकानों को जला रहे हैं। एयरप्लेन से भी गोलियां और बम बरसाए जा रहे हैं। काले लोगों की लाशों को गाड़ियों से बांधकर घुमाया जा रहा है। लड़के का पिता किसी तरह अपने दोस्त के पास पहुंचता है। उसका दोस्त अपनी बीवी और छोटी बच्ची के साथ शहर छोड़कर भाग रहा है। गाड़ी में सभी के लिए जगह नहीं है, इसलिए लड़के का पिता अपने दोस्त को अपने बच्चे को सौंपते हुए कहता है, बस इसको बचा लो। बच्चे को एक संदूक में छुपा दिया जाता है ताकि कोई उसे देख ना पाए। गाड़ी शहर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। गोरे लोग गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। बच्चा संदूक के अंदर गोलियों से बने हुए सुराख से बाहर देखता है। गोरे उसके माँ बाप को मार देते हैं। गाड़ी जैसे जैसे शहर से बाहर की ओर निकलती है, काले लोगों की लाश पर नाचते गोरे गिद्ध नज़र आते हैं। फिर एक धमाका होता है। लड़के को जब होश आता है तो वह खुद को ज़मीन पर पाता है। एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है। यह वही बच्ची है जिसके साथ वह गाड़ी से निकला था। बच्चा उस छोटी बच्ची को अपनी गोद में उठाता है। सामने टुल्सा चल रहा है। गाड़ी में बच्ची का परिवार मरा पड़ा है। पूरा दृश्य एक मासूम बच्चे की आंखों से दिखाया गया है। टुल्सा में 18 घंटे से नरसंहार चल रहा था। 300 लोग मारे जाते हैं। 1000 घरों को आग लगा दिया जाता है। यह सब दृश्य वॉचमैन सीरीज़ का पहला दृश्य है जो एक त्रासदी से शुरू होता है। जो बच्चा बच्ची को गोद में उठाए टुल्सा शहर को देख रहा है। टुल्सा शहर जल रहा है। जैसे सुपरमैन जब अपने घर को छोड़ता है तो उसका घर नष्ट हो चुका है और अब वो सुपरमैन एक सुपर हीरो के रूप में उभरेगा। ठीक उसी तरह ये बच्चा बाद में हुडेड जस्टिस नाम से एक सुपर हीरो बनता है। पर एक गोरा जब मास्क पहनता है तो वो सुपर हीरो कहलाता है। जब एक काला मास्क पहनता है तो लोग उससे डरने लगते हैं। इस अंतर को इस फिल्म में बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब सवाल करते हैं, ये नरसंहार क्यों हुआ? क्या इसलिए कि किसी काले युवक डिक रोनाल्ड ने किसी गोरी महिला का बलात्कार किया हो? नहीं, बात इतनी आसान नहीं है। टुल्सा मध्यवर्गीय अफ्रीकी मूल निवासियों का शहर था जो शायद अमेरिका में काले लोगों के रहने की सबसे महफूज और शानदार जगह थी। उनकी संपन्नता गोरों की आंखों में खलती थी। वो काले लोगों को अमेरिका में उनका स्थान, उनकी औकात बताना चाहते थे। किसी गोरी महिला का रेप तो बस एक बहाना था ताकि उनकी भड़ास निकल सके। यह बात सिर्फ 2021 के अमेरिका के टुल्सा तक सीमित नहीं है। आप गौर करें, किसी भी देश की शोषित जातियों के बारे में लोग ऐसे ही सोचते हैं। उनकी संपन्नता शोषकों की आंखों में चुभती ही है। जब एक अपराधी किसी शोषित जाति का होता है तो वो पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करने लगता है और उस अपराधी के प्रति गुस्सा पूरे समुदाय के प्रति गुस्से के रूप में नज़र आता है। भारत में हमने कई बार ऐसी घटनाएं देखी हैं जो बड़े बड़े नरसंहार के रूप में हमारे सामने आई हैं। सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है जो बहुत से लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकता है और करता है। इसकी वजह भी बहुत साफ है कि मीडिया में शोषित समाज का प्रतिनिधित्व नगण्य होता है। यही वजह है कि मीडिया शोषकों का हथियार बन जाती है। फिल्म एक बड़ा हथियार होती है जिनके द्वारा नस्ल, जाति, धर्म की सर्वोच्चता
पर मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित काल्पनिक कहानियों के माध्यम से लोगों के विचार को जहरीला बनाया जाता है। कल्पना पर आधारित इतिहास को सही इतिहास बना के पेश किया जाता है। 1915 में आई डायरेक्टर W.D. ग्रिफिथ की फिल्म द बर्थ ऑफ ए नेशन ने गोरों की संप्रभुता को जिंदा कर दिया। उसने कू क्लक्स क्लैन गोरे हत्यारों का एक ग्रुप था जो काले लोगों को जिंदा जला देते थे, उन्हें मारते थे और उनकी हत्याओं पे नाचते थे। कू क्लक्स क्लैन की इन हत्याओं की इस फिल्म ने महिमा मंडन किया, जिसका नतीजा टुल्सा का नरसंहार था। टुल्सा नरसंहार से पहले ही अमेरिका में काले लोगों को लिंच किया जा रहा था। लगातार भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करना इस बात का सूचक है कि अब इस समाज में लिंचिंग सामान्य हो गई है। अब यहाँ लिंच से बड़ी घटना होगी जो सामूहिक लिंचिंग को बढ़ावा देगी, जिसे जनसंहार कहते हैं। अब आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि DC कॉमिक्स की सुपर हीरो वाली सीरीज़ वॉचमैन आपके बच्चों के साथ बैठकर एवेंजर्स, थोर, जस्टिस लीग, आयरन मैन जैसे सुपर हीरो की कहानी देखने से बहुत अलग है। वॉचमैन कॉमिक्स 1987 में एलन मूर और देव गिब्सन ने क्रिएट किया था। डेमन लिंडोल्फ ने इस सीरीज़ को 2019 में HBO पर प्रकाशित किया है। यह सीरीज़ कई मामलों में और सुपर हीरो से अलग है। इस सीरीज़ के पहले दृश्य पर फिर आते हैं। इस दुनिया में टुल्सा में 18 घंटों तक मासूमों को मारा जा रहा था, उनके घर जलाए जा रहे थे, उनकी इज्जत लूटी जा रही थी। उस वक्त न वहाँ पुलिस आती है उनको बचाने, न आर्मी, न सुपर हीरो। अमेरिका सुपर हीरो भी दुनिया को तभी बचाते हैं जब उन्हें गोरों को बचाना होता। वो सिर्फ कालों को बचाने के लिए अपना कीमती समय ज़ाया नहीं करते। गोरे सुपर हीरो जब दुनिया में सभी अपराधी से लड़कर थक के बोर हो जाते हैं तो वो अंतरिक्ष से एलियन बुलाते हैं, थेनोस आएगा उनसे लड़ने। पर कोई गोरा सुपर हीरो रंग भेद, नस्लवाद के खिलाफ नहीं लड़ता नजर आता। वॉचमैन सीरीज़ का प्रतीक चिन्ह, एक सिंबल, एक स्माइली है जिस पर खून की एक बूंद गिरी हुई है। यह प्रतीक चिन्ह बताता है कि नहीं, सब ठीक नहीं है। इस चमकती हुई दुनिया के मुंह पर मजलूमों का खून लगा हुआ है जिस पर कोई बात नहीं होती। आप गूगल करके देखें, क्या टुल्सा के हत्यारों को सज़ा हुई? क्या सरकार ने काले लोगों की प्रॉपर्टी का हर्जाना दिया? क्या इंश्योरेंस कंपनियों ने कंप्लेंट स्वीकार किया? क्या टुल्सा नरसंहार के बाद काले लोगों पर अत्याचार रुक गया? क्या अमेरिकी इतिहास में इस नरसंहार को दर्ज किया गया? आप पाएंगे ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी नस्लवाद का उदाहरण इस बात से भी मिल जाएगा कि वॉचमैन की इस सीरीज़ की रॉटन टोमेटो पर ऑडियंस अप्रूवल स्कोर 46% है, जबकि इसका क्रिएटिव अप्रूवल रेटिंग 96% है। ऐसा क्यों है यह बताना ना होगा। टुल्सा के अपराधियों को तो सज़ा नहीं मिलती, पर इस सीरीज़ की काल्पनिक दुनिया में प्रेसिडेंट रॉबर्ट रेडफोर्ड एक स्कीम लाते हैं जिसके तहत टुल्सा में मारे गए ब्लैक लोगों की औलादों को कुछ मुआवजा दिया जाएगा, जिससे वो अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकें। ये छोटा सा टोकन अमाउंट भी गोरे लोगों को बहुत चुभता है। इस टोकन मनी से गोरे लोग खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। क्या ये तर्क आपको भारत में दिए जा रहे आरक्षण विरोधी तर्क से मिलता जुलता लगता है? गोरे भी यही कह रहे हैं कि हमारे पुरखों ने अगर जुल्म किया था तो उसकी सज़ा हमको क्यों मिले। जिस तरह भारत में कहते हैं अगर हमारे पुरखों ने जुल्म किया था तो हमारे ऊपर उसकी सज़ा क्यों हो। सामाजिक न्याय हर समाज में इसी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अब हम वॉचमैन की कहानी पर आते हैं। यहाँ सबसे पहले इस बात को समझ लें कि समानांतर ब्रह्मांड के सिद्धांत की खोज हो चुकी है। अब मानव जाति इस बात से अवगत है कि हर संभावना का अपना एक भविष्य होता है और हर संभावना अलग अलग ब्रह्मांड में घटित होती है। जैसे अभी आप मेरा लेख पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे ब्रह्मांड में आपने ये लेख पहले ही पढ़ लिया है और किसी तीसरे ब्रह्मांड में आपको इस लेख के बारे में पता ही नहीं है। सीरीज़ में जो पृथ्वी देख रहे हैं वो इन्हीं किसी समानांतर ब्रह्मांड में से एक है। इस ब्रह्मांड में अमेरिका वियतनाम युद्ध जीत चुका है, अमेरिका का झंडा बदल चुका है। वैसे तो सीरीज़ 2008 में आई फिल्म वॉचमैन से अलग है, पर आपको वॉचमैन को समझने के लिए जैक स्नाइडर की 2008 में आई वॉचमैन सीरीज़ के प्लॉट को समझना होगा। तो चलिए अभी हम जैक स्नाइडर की वॉचमैन फिल्म को जल्दी से समझ लेते हैं।
फिल्म 1980 के दशक को दिखाती है, जहां अमेरिका और रूस में कोल्ड वॉर चल रहा है। अमेरिका में कुछ नकाबपोश विजिलेंटी जस्टिस कर रहे हैं। इनके ग्रुप को मिनट्समैन बोला जाता है, जिसमें नाइट ऑल, सिल्क स्पेक्टर, ये दोनों दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने सुपर हीरो हैं। सिल्क स्पेक्टर को मिनट्समैन का एक दूसरा राष्ट्रवादी सुपर हीरो कॉमेडियन रेप करता है। उसके बाद उसकी एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम लॉरी होता है, जो बाद में सिल्क स्पेक्टर 2 बनती है। नाइट ऑल एक इंस्पेक्टर होता है, जबकि बाद वाला नाइट ऑल मैकेनिक होता है जो अपने हथियारों से अपराध को रोकना चाहता है। ऑजमंडीज दुनिया का सबसे बुद्धिमान अमीर मास्टरमाइंड होता है। इसकी विचारधारा उपयोगितावाद पर आधारित होती है, अर्थात अगर कम लोगों को नुकसान पहुंचाकर अधिक लोगों को बचाया जा सके तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रोशेक एक हिंसक सन की जासूस होता है जो नस्लवादी भी है। दिन में मजदूर होता है ये, और रात में सुपर हीरो। रोशेक ब्लैक एंड वाइट मोरालिटी पर यकीन नहीं करता। चीज़ें या तो गलत होती है या फिर सही। गलत या सही का निर्धारण वो खुद करता है। जैसे सिल्क इंस्पेक्टर का कॉमेडियन द्वारा रेप को वो गलत नहीं मानता, क्योंकि उसका मानना ही कॉमेडियन राष्ट्रवादी है, जबकि सिल्क इंस्पेक्टर एक वैश्या है। और राष्ट्रवादी अगर ऐसी कोई घटना करता है तो वो अपने मनोरंजन करने का उसको अधिकार है। आखिरकार वो राष्ट्र के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, तो इतना तो बनता ही है। रोशेक का सिग्नेचर मास्क उसकी इसी हकीकत को बयान करता है, जिसने कहा आपको बाद में 7th कैवलरी के गोरे नस्लवादी अपनाते हैं। इनमें से सिर्फ डॉक्टर मैनहट्टन के पास सुपर पावर हुआ। यहाँ दोबारा समझा दें कि मिनट्समैन विजिलेंटी ग्रुप होता है और वॉचमैन भी विजिलेंटी ही ग्रुप है, और मिनट्समैन के कुछ सदस्य तथा उनकी औलादें ही वॉचमैन के विजिलेंटी ग्रुप में भी शामिल है। डॉक्टर मैनहट्टन किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है, किसी भी एटम को कोई भी शेप देता है, नया जीवन क्रिएट कर सकता है, एक साथ भूत भविष्य और वर्तमान में रह सकता है। आसान भाषा में यह पृथ्वी पर ईश्वर है। डॉक्टर मैनहट्टन अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, पर उसके अंदर मानवीय संवेदना नहीं है। बाकी के सारे वॉचमैन साधारण इंसान हैं जो अपनी निजी ज़िंदगी में बिखरे टूटे उलझे हुए हैं। डॉक्टर मैनहट्टन की वजह से अमेरिका तकनीक में बहुत तरक्की करता है, पर इससे रूस बहुत डर जाता है। वह लगातार परमाणु हथियार बनाने लगता है। परमाणु युद्ध का तनाव अपने चरम पर है। किसी भी वक्त दुनिया तबाह हो सकती है। ऐसे में दुनिया का सबसे समझदार इंसान ऑजमंडीज के दिमाग में प्लान आता है। वह रूस और अमेरिका को एक करने के लिए एक एलियन अटैक करवाता है, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जायंट स्क्वाइड मॉन्स्टर होता है, जिससे अमेरिका के 30 लाख लोग मारे जाते हैं। रूस और अमेरिका इस अनजान एलियन से लड़ने के लिए एक हो जाते हैं और दुनिया परमाणु युद्ध के खतरे से बाहर आ जाती है। अब कहानी 1980 से 2019 में आती है, जहां से ये सीरीज शुरू होती है। अब अमेरिका में विजिलेंटी जस्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा नकाब पहनकर अपनी सड़कों पर भड़ास निकालता फिरता है। अब लोग इन हीरो से ज़्यादा पुलिस पर भरोसा करते हैं। पुलिस हिंसा को रोकने के लिए भी कठोर कदम उठाए गए हैं, जैसे कि पुलिस अपनी बंदूक को तभी अनलॉक करेगी जब उसे हेडक्वार्टर से इसकी परमिशन मिलेगी। पुराने सुपर हीरो रिटायर हो चुके हैं या जेल में। डॉक्टर मैनहट्टन पृथ्वी छोड़कर मंगल ग्रह पर चला गया है। रोशेक को मैनहट्टन मार देता है क्योंकि वो ओजमंडीज की हकीकत जानता है और इसे वह दुनिया के सामने लाना चाहता है। उसका मानना है कि बुराई को सज़ा मिलनी चाहिए। इस बात पर मैं समझौता नहीं करूँगा। एविल मस्ट बी पनिश, आई शैल नॉट कॉम्प्रोमाइज इन दिस। 7th कैवलरी का मानना होता है कि अगर रोशेक इस हकीकत को दुनिया को बता देता तो राष्ट्रपति रॉबर्ट रेडफोर्ड कभी नहीं जीतते और रेडफोर्डेशन एक्ट के तहत काले अमेरिकियों को कभी सुविधाएं नहीं मिलती। ये वाइट सुपरमेसिस्ट ग्रुप, गोरे लोग अपनी नस्ली सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए काले लोगों पर हमले करते हैं। पुलिस उनको रोकना चाहती है और वो एक दिन पुलिस के घरों पर हमला कर देते हैं। इस घटना को व्हाइट नाइट की घटना के रूप में जाना जाता है। इस घटना के बाद द डिफेंस ऑफ पुलिस एक्ट पास होता है। इस कानून के तहत पुलिस अपनी पहचान छुपाने के लिए नकाब पहनना शुरू कर देती है। अब अपराधी और पुलिस दोनों ही नकाब पहन रहे हैं। 7th कैवलरी के नस्ली गुंडों को लगता है कि अमेरिका में एक गोरी की ज़िंदगी एक काले की ज़िंदगी से ज़्यादा मुश्किल है। इस बात को न्यूज़पेपर और टीवी चैनल भी बढ़ावा देते हैं। अल्पसंख्यक के खिलाफ बहुसंख्यक की भावना हर देश में कमोबेश ऐसी ही मिलती है। पाकिस्तान में इस्लाम खतरे में आ जाता है और हिंदुस्तान में हिंदू धर्म। 7th कैवलरी को रोकने के लिए कमिश्नर और पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर साथ आते हैं।
जिनमें लुकिंग ग्लास, रेड स्कार और सबसे महत्वपूर्ण सिस्टर नाइट एंजेला अबार होती है। एंजेला अबार इस सीरीज़ की मुख्य किरदार है। इनके ज़रिए जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम अमेरिका की 3 पीढ़ियों में समान रूप से रची बसी वाइट सुपरमेसी, गोरों का वर्चस्ववाद के गवाह बनते हैं। 1921 में गोरे हत्यारों का नाम कू क्लैक्स क्लैन होता है। 1950 और 60 में उनका नाम साइक्लोन होता है और 2019 में उनका नाम सेवन कैवलरी होता है। जब आपको लगता है कि नस्लवाद समाप्त हो चुका है तो वो आपको किसी शानदार कालीन के नीचे नज़र आ ही जाता है। वॉचमैन आपको अमेरिकी नस्लवाद की गहराइयों में ले जाती है। ये मान लेना कि दास्तां समाप्त होने के बाद सभी लोगों ने नस्ली सर्वोच्चता के विचार को छोड़ दिया है, एक मूर्खता होगी। वॉचमैन बहुत ही अच्छे तरीके से नस्लवाद के प्रश्न को सुपर हीरो की दुनिया में उठाती है। हम ये जानते हैं कि आज बाज़ार के दबाव में कई ब्लैक हीरो को मार्वल और डीसी ने इंट्रोड्यूस किया है, पर हम ये भी समझते हैं कि कैसे गोरे सुपर हीरो आज भी नस्लवाद से लड़ते नज़र नहीं आते। इस सीरीज़ को एक रूपक के रूप में देखा जाना चाहिए जो वर्तमान में मौजूद हर देश के शोषकों के चरित्र को दर्शाती है, धार्मिक, जाति, नस्ली सर्वोच्चता के नए आयामों को दिखाती है।